हेलो गाइस, मैं हूँ मनीषा डोगरा। और आज हम क्लास की स्टार्टिंग में सबसे पहले बात करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। देखिए, हमने दो दो चीज़ें करी हैं ना अब तक दो क्लासेस में। एक तो हमने करे हैं इंट्रोडक्शन, जो कि बेसिक टर्म्स हमने की थी रिलेटेड टू अकाउंटिंग। एंड इन द सेकेंड क्लास वी डिड वाज द अकाउंटिंग इक्वेशंस करी थी हमने। तो जैसे एग्ज़ाम में जिस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उसी को एज पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हमारी क्लास में ऐड किए हैं। ठीक है, तो जो हमने कर लिया है उसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस करी थी ना, आपके सिलेबस में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके बारे में। हम ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अकाउंटिंग इक्वेशंस के रिलेटिव क्वेश्चन इसमें ये भी आ जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स अगर बात करें क्या होते हैं, हमने पढ़े हैं ना 10th स्टैंडर्ड तक भी अगर बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने जो प्रिंसिपल्स करे थे कुछ हमने जिनको हम लॉज का नाम भी देते हैं, हमने प्रिंसिपल्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स करे थे हमने। जो कहा जाता है कि अगर वो प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यूनिवर्स की कहीं भी चले जाओ, यूनिवर्सली वो चीज़ एप्लीकेबल होगी। जैसे ग्रेविटेशनल पुल है ना, अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल। अब आप अर्थ के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ तो चीज़ें नीचे की तरफ ही आएंगी, खींचेगा वो अपनी तरफ। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल है। उसी तरीके से जो काउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर जगह पे एप्लीकेबल होते हैं यूनिवर्सली। और दूसरी बात, जो प्रिंसिपल्स हमने ये बात करी थी ग्रेविटेशनल पुल वाले की, वो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल था वो कैसे कैसे पता लगा था इस प्रिंसिपल के बारे में। जब वो न्यूटन उसके पेड़ के नीचे बैठा था तो उसने देखा था ना वो सेब नीचे गिर रहा था, तो उसने क्या था, खींचा था उसको अपनी तरफ। तब वो प्रैक्टिकली पहले चीज़ देखी गई थी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली चीज़ें करके देखी गई। बॉल अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं फिर भी वो नीचे आती है। साइंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। मेरा समझाने का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक तो वो प्रैक्टिकल्स पे बेस्ड होते हैं और दूसरी चीज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, आप कहीं भी चले जाओ। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन तो आपको समझ ही आ गया होगा कि इसमें क्या आंसर करना है, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट आर जनरली बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होते हैं, वो प्रैक्टिकेबिलिटी पे ही बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जब पहले ही पता लग गया कि प्रैक्टिकेबिलिटी है तो दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, एक बिजनेस इवेंट जिसको हम मैयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड। सबसे पहले देखिए, कोई भी बिजनेस इवेंट मतलब कोई भी चीज़ जो हुई है जिसको हम मैयर कर रहे हैं पैसे में, जिसकी कीमत कुछ आ रही है पैसे में, मनी एंड रिकॉर्ड, जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। मैंने क्या बताया था, जब पैसे का लेन देन होता है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, वो क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं। वो पैसे का कोई भी लेन देन, दैट आर ट्रांजैक्शंस। और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, हम लोग इन ट्रांजैक्शंस को किस में रिकॉर्ड करते हैं, हम अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की वैल्यू होगी, कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है, वो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं हम लोग, और वो चीज़ किस में रिकॉर्ड होती है, हमारे अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वालिटी। इक्वालिटी किसको कहते हैं, इक्वालिटी किसको कहते हैं, इक्वल होना किस चीज़ का, ये होता है ना इक्वालिटी का साइन कि इक्वल है ये चीज़ें। तो वही क्या कह रहे हैं, इक्वालिटी का साइन जो कि क्या बता रहा है, किसी चीज़ को, एंटिटीज असेट्स विद द क्लेम्स अगेंस्ट देम। मतलब देखो, सबसे पहले याद है हम लोगों ने भी कल की क्लास में क्या किया था, हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस करी थी ना, उसमें क्या किया था अकाउंटिंग इक्वेशंस में, कि जो असेट होते हैं हमारे वो किसके इक्वल होते हैं, लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होते हैं ना। वही बात यहाँ पे करी गई है। इन्होंने बस क्या किया, इन्होंने सिर्फ बताया कि जो हमारी असेट है वो किसी चीज़ के इक्वल होती है, इन्होंने ये नहीं बताया लायबिलिटी और कैपिटल। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, कि कोई भी एक्सप्रेशन जो इक्वालिटी बता रहा है, मतलब इक्वल बता रहा है किस चीज़ को, एंटिटी असेट के। एंटिटी पता है क्या होती है, फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। सेट तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की होगी ना, उसी कंपनी की ही होंगी। तो वही कोई एक्सप्रेशन जो बताती है कि ये चीज़ इक्वल है हमारे कंपनी के सेट के, वो कौन सी इक्वेशन करी थी हमने, वो करी थी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन। ये तो बहुत इजी था। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस पहले में पता लग गया ना, दैट्स इट, ख़त्म कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
ये क्या कह रहा है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कस्टम्स, यूनिवर्सली मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाओ यूनिवर्स में, वहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्ट करी जा रही है अलग अलग कस्टम्स के द्वारा, रूल्स के द्वारा, ट्रेडिशन, कोई भी रीति रिवाज हो, ठीक है, इन सब के द्वारा वो एक्सेप्ट करी जा रही है चीज़। वो क्या चीज़ होगी अभी क्लियरली बताकर हटी हूँ, उसको क्या कहेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगी वो चीज़ जो कि हर जगह पर एप्लीकेबल हो, ठीक है, और एक किस पे बेस्ड हो, प्रैक्टिकेबिलिटी पर बेस्ड हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये किया हमने कंसेप्ट, नहीं किया ना कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। देखिए स्टूडेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, जब क्वेश्चन पढ़ते हुए जब ये पढ़ा ना कि अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, भाई ये तो हमने पढ़ा नहीं है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये तो नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया, ये तो हमें मैम ने करवाया ही नहीं था। चलो उसी में ब्लैंक हो जाते हैं पूरा कि पता नहीं क्या आ गया हमारा, हमें नहीं आता है। कंफ्यूज मत हो, एटलीस्ट पूरा क्वेश्चन पढ़िए। अगर ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा ना, इसको छोड़ दो, कंफ्यूज मत हो। अभी आगे 3 लाइनों का और क्वेश्चन भी पढ़ा है हमारे पास, वो पढ़ लेते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, सीधा हम क्वेश्चन यहीं से पढ़ते हैं कि फॉलोइंग वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। ये तो क्लियरली समझ आ रहा है ना कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स की बुक्स में, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या हेल्थ, जो एक डायरेक्टर की हेल्थ है, मतलब कंपनी का कोई डायरेक्टर है, जैसे एमडीज होते हैं ना मैनेजिंग डायरेक्टर, वैसे ही एक उससे नीचे होता है डायरेक्टर, तो वो कोई डायरेक्टर है तो वो क्या कर रहा है, उसकी हेल्थ क्या हम लोग उसमें मेंशन करते हैं बिजनेस में, सॉरी अकाउंट्स की बुक्स में, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो क्या है ये कि हेल्थ ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्या हम इसको रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, नहीं रिकॉर्ड करते। क्या कभी देखा है कि हेल्थ लिखी हुई हो, हेल्थ कैसे लिखेंगे, उसकी कोई वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं कि हेल्थ की, नहीं। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ द कंपनी इज गुड्स, जो कंपनी के गुड्स है उसकी क्वालिटी, क्या हमने कभी क्वालिटी लिखी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, नहीं लिखी है, कैसे लिखेंगे भाई, इसकी तो कोई मेजरमेंट है, कोई वैल्यू है इसकी जो लिखेंगे हम लोग तो सिर्फ वही लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिसकी कीमत होती है कोई चीज़। अकाउंटेंसी बेस्ड ही उसी चीज़ पे है कि जिस चीज़ की कीमत हो, कोई हर एक चीज़ की कीमत लगाती है अकाउंटेंसी। जैसे हमने किया था ना गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, उस चीज़ की भी कीमत लगी हुई है, तो लेकिन बट हमने कभी भी क्वालिटी की बात नहीं करनी। जब हम बात करते हैं ना अकाउंटेंसी की तो हम क्वालिटी की बात नहीं करते हैं, हम लोग क्वांटिटी मीन्स वैल्यू की बात करते हैं। तो थर्ड क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी, ये जो कंपनी में है ना काम वो करने वाली वो मशीनें होती हैं, वो है प्लांट एंड मशीनरी, उसकी वैल्यू दी गई है। क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे, जी हाँ बिल्कुल इसको रिकॉर्ड करेंगे। बाकी किसी चीज़ को नहीं रिकॉर्ड करना हमने, हेल्थ को या क्वालिटी को, लेकिन हमने वैल्यू को रिकॉर्ड करना है जो कि किस चीज़ की है, प्लांट एंड मशीनरी की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है काउंटिंग इक्वेशन इज, चलो इसका फॉर्मूला क्या है ये सबको पता है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये यहाँ पे कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। समटाइम्स ऐसे नहीं आएगा तो वो ऐसे भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड पे आके वो माइनस कैपिटल हो जाएगा, एल लायबिलिटी हो जाएगा, इस तरीके से भी ये आपको पता है, इतना आप लोग कर लोगे, ठीक है। बाय द वे ये क्लियरली हमें यहाँ पे सिंपल ही लिखा हुआ है, इन्होंने कोई मोड़ नहीं किया हुआ, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये मैं बार बार इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को रट जाएं ये चीज़ें, और जब बाद में मतलब कुछ भी कोई भी टॉपिक हम लोग करवा रहे हो, अगर मैं उसमें भी आप लोगों को ये चीज़ें रिकॉल कराऊंगी तो आप लोगों के टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं। आपको इनफैक्ट दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर आप करो भी चीज़ें तो आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो कि इस चीज़ से रिलेटेड मैं और डीपली पढ़ने की कोशिश करूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, चलो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। अकाउंटिंग इक्वेशन पता है ना, वही एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वही अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एट कॉस्ट प्राइस, ये कुछ समझ में आ रहा है। अब आप लोग कहोगे कि ये पता नहीं क्या आ गया, रिसोर्सेज क्या होती हैं, एलोकेशन क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो रिसोर्सेज होते हैं कोई भी पैसा हो गया या जो भी चीज़ें रॉ मटेरियल होगी जो हमारे पास हैं। एलोकेटेड का मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना, डिस्ट्रीब्यूट करना। कॉस्ट प्राइस हमें पता है सीपी, चलो नहीं समझ में आ रहा ना छोड़ दो, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है हमने। बेसिकली जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं ना, ये हमें सिर्फ मोल्ड करके दिए होते हैं, हमें दिमाग लगाकर ना सिर्फ एक की पॉइंट ढूंढना होता है,
सिर्फ एक की पॉइंट से आपको इजीली आंसर मिल जाता है। ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको छोड़ दो, लीव इट। सेकंड देखो, ओनर्स गिव मनी फॉर बिजनेस। जो ओनर है वो मनी देता है बिजनेस के लिए, मीन्स बिजनेस चलाने के लिए मनी देगा। हमने पढ़ा था ना कुछ, अगर बिजनेस चलाने के लिए कोई भी पैसा लगता है, ओनर देता है या कोई भी चीज़, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कैपिटल कहते हैं। तो क्या इससे पता लग रहा है हमें इक्वेशन के बारे में? नहीं पता लग रहा ना, इस पर भी लगाओ क्रॉस। थर्ड देखो, थर्ड क्या कह रहा है कि रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर इक्वल टू द सोर्स ऑफ बिजनेस। देखो हमें ये चीज़ें तो समझ में नहीं आई हैं कि रिसोर्सेज इन द बिजनेस क्या है या सोर्स ऑफ बिजनेस हमें, लेकिन इक्वल वाला वर्ड समझ में आ गया, कुछ तो है ये इससे रिलेटेड, है ना। चलो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है सोर्स इन द बिजनेस आर नॉट इक्वल टू द सोर्स ऑफ बिजनेस। अब देखो नॉट इक्वल तो हो ही नहीं सकता भाई, क्यों? क्योंकि हमने तो इक्वालिटी की बात करी थी, अब नॉट इक्वल कहाँ से आ गया, है ना। तो अब हम देखते, तो अब हमें क्लियरली पता लग रहा है ये देख के कि पहला भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है। आंसर है हमारा सी ऑप्शन। ये हमने कहाँ से देखा? सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि इक्वल बता रहा है। नहीं समझ में आ रहा ना, इतना कंफ्यूज मत हो। इक्वल बता रहा है ना, तो अपने गट्स पे बिलीव करो कि हाँ यही होगा, अपनी इंटरनल फीलिंग पे, इंट्यूशन पे कि यही होगा, तो ठीक है। रिसोर्सेज इन द बिजनेस मीन्स जो हमारी असेट हैं, जो हमने चीज़ें लगाई हुई हैं, वो किस चीज़ के इक्वल होती हैं? सोर्स ऑफ बिजनेस के। जो चीज़ें हम बाहर से लेके कर्जा लेते हैं, कोई लाइबिलिटीज लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो क्लियर है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अ पर्सन और एंटरप्राइज टू होम डेट इज ओड। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ डेट क्या होता है? डेट होता है कर्जा। डेट किसको कहते हैं? कर्जे को। ये मैंने आप लोगों को बताया था ना, डेटर कौन होते हैं और क्रेडिटर्स कौन होते हैं। तो देखो डेटर कौन होता है? डेट जिसने हमसे क्या लिया होता है? कर्जा लिया होता है। डेटर होते हैं जिन्होंने हमसे कर्जा लिया है, क्रेडिटर होते हैं जिनसे हमने कर्जा लिया है। ओके तो अब ये कह रहा है कि वो इंसान जिसने कि हमसे कर्जा लिया हुआ है वो कौन होंगे? ये हमें पता लग गया, डेटर होंगे, ठीक है, जिन्होंने हमसे कर्जा लिया हुआ है। अब ये देखो कुछ न्यू सी टर्म्स लिखी हुई हैं, ये क्या कह रही हैं? पहला कह रहा है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स नहीं समझ में आ रहा ना, रिसीवेबल तो समझ में आ रहा है ना, कोई चीज़ आ रही है आपके पास, रिसीव हो रही है। अकाउंट्स ये समझ लो भाई, अकाउंट के अंदर कोई चीज़ आनी है हमारे पास, है ना। और डेटर का क्या मतलब होता है? जिसने हमें कुछ देना है, कोई पैसे देने हैं, ठीक है। तो क्या है? पहला ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन में ओरिजिनल की जरूरत ही नहीं है। तो पहला क्या आंसर है हमारा? अकाउंट रिसीवेबल। नोट रिसीवेबल। नोट क्या होता है? नोट हमने पढ़े हैं, कोई नोट होगा, कोई प्रोमिसरी। ये नोट ना ऐसे दिया हुआ है जैसे हम लोग किसी को कोई चिट लिख के दे देते हैं ना, नोटिस नहीं होता जैसे, उस तरीके का नोट है ये। यहाँ पे अकाउंट्स में ना प्रोमिसरी नोट्स होते हैं कि जैसे हमने किसी से पैसे लिए हैं ना, तो वो ना साइन करवा लेता है हमसे प्रोमिसरी नोट की, प्रॉमिस आए सॉरी, जैसे आए मनीषा डोगरा प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ 10,000 रुपीज टू माई सो एंड सो फ्रेंड टिल द डेट 25 ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है। तो उस पर मैंने साइन कर दिए, वो लाइक लीगल है वो चीज़ कि उस चीज़ पे ना साइन कर दिए है ना एक बार, तो वो चीज़ अगर मैंने नहीं पे की है तो बंदा कोर्ट में ले जा सकता है। इस तरीके के नोट होते हैं वो, परमिजरी नोट है, कोई बिल्स होते हैं, इस तरीके से कई चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या पता भाई वो डेटर है जिसने हमसे पैसे लिए हैं, हमने उसे कोई नोट साइन कराया है या नहीं कराया, जनरली हमने देखना है। तो जनरली क्या बता रहा है? अकाउंट रिसीवेबल, कि हमने बस उससे क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं, दैट्स इट। और क्रेडिटर फिर क्या हो जाएगा? अकाउंट पेबल हो जाएगा, क्रेडिटर जिसको हमने पैसे देने हैं। क्लियर है? चलिए अब ये तो हो गए हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्री होती क्या है पहले हम ये समझेंगे। जर्नल एंट्री होती है वो एंट्री जो कि हम करते हैं, मींस एंट्री मींस ट्रांजैक्शन, जो कि हम करते हैं जब हमारे बिजनेस में से कोई भी लाइक पैसा आता है कहीं से या पैसा जाता है कहीं से, ठीक है, या कोई चीज़ आती है, कोई सेट आती है, कोई जाती है, वो हम किसकी फॉर्म में करते हैं ये ट्रांजैक्शन? हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि कौन सी चीज़ें डेबिट होंगी और कौन सी चीज़ें क्या होंगी? क्रेडिट होंगी, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी। पहले ये समझ लो कि जर्नल एंट्री में ये और जर्नल एंट्री को और भी हम कुछ कहते हैं। जर्नल एंट्री का दूसरा नाम है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री,
ठीक है। MCQs में ये आ जाता है क्वेश्चन कि जर्नल एंट्री को व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ जर्नल एंट्री, दैट इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें कि हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस हम नोट डाउन करते हैं इस जर्नल एंट्री बुक में, और इसमें हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में नोट करते हैं। अब मैं आप लोगों को ये डेबिट और क्रेडिट का गोल्डन रूल समझाने से पहले समझाऊंगी कि जैसे ये जर्नल एंट्रीज किस किस तरह की फॉर्म्स में होती हैं। ओके, तो ये हैं कुछ स्टाइल एंट्री के। सबसे पहले हम क्यों परफॉर्म करते हैं ये जनरल एंट्री का रूल, ये है रूटीन की एंट्रीज़ के लिए, जो रोज़ की एंट्रीज़ होती हैं रोज़ का, उसके लिए करते हैं। दूसरा है रेक्टिफाई करने के लिए। रेक्टिफाई करने के लिए मीन्स कुछ ठीक करने के लिए, हमने कोई एंट्री गलत कर दी, लाइक हमने कुछ डेबिट गलत कर दिया और जो कि हमें क्या करना था, हमने क्रेडिट ज़्यादा या कम करना था, उसके कारण कोई भी दिक्कत आ गई, उसको रेक्टिफाई सही करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए कुछ पैसे, जैसे कुछ एक्रूड इनकम्स होती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो चीज़ें हमने जो टाइम से पहले या टाइम के बाद में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें एडजस्ट करने के लिए, ये बेसिकली हम एंड में करते हैं, एंड ऑफ द ईयर में, जब भी हम ये लाइक बैलेंस टैली करना होता है ना, उससे पहले हम एंड में करते हैं ये एडजस्टिंग एंट्री, और उसके बाद है क्लोजिंग एंट्री, ये भी हम एंडिंग में करते हैं। एक होती है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है, जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा एंट्रीज जब हम करते हैं ना एक जर्नल में, वो होती हैं कंपाउंड एंट्रीज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मेट भी देख लीजिए जर्नल एंट्री का, उससे पहले कि हम लोग हमारा डेबिट क्रेडिट का रूल करें। ये है हमारे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, जिसमें डेट है, डेट में ईयर बता रखा है, और फिर मंथ और किस तारीख की ये डेट है, और फिर है हमारा बीच का कॉलम, जिसमें कि हम क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं जो एंट्री हुई है। उसके बाद हमारी अमाउंट है, जिसमें कि क्या है, डेबिट। और ये जो रेफरेंस है ना, ये बीच में एक छोटा सा कॉलम रेफरेंस का, ये एक्चुअल में जो बुक है ना, ये वहाँ पे लिखा जाता है। बुक का जैसे अकाउंटिंग की बुक है ना, उसमें सीरियल नंबर्स होते हैं, नंबर 1 2 3, उस तरीके से पेज नंबर्स होते हैं कुछ बुक्स के, सिर्फ जर्नल बुक के नहीं, दूसरी बुक्स के भी रिलेशन के साथ। कोई कैश बुक की एंट्री है, कोई लेजर की एंट्री है, ठीक है, तो उससे रिलेशन में होता है कुछ रेफरेंस नंबर। ये चलो इसको छोड़ो, नेक्स्ट देखते हैं डेबिट और क्रेडिट। एक होगा डेबिट का और फिर आएगा क्रेडिट का। जैसे ऊपर लिखा हुआ है, कोई एलिमेंट है जो डेबिट हो रहा है, उसकी अमाउंट डेबिट के सामने, और नीचे लिखा है कि क्रेडिट हो रहा है कोई एलिमेंट, उसकी अमाउंट क्रेडिट के सामने, और ब्रैकेट में नीचे क्या लिखा हो, नरेशन की, इसका मीन्स एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जैसे सपोज परचेज करें हैं हमने गुड्स, तो हमने उसका तो डेबिट क्रेडिट रूल लिख दिया, नीचे फिर हम लोग लिख देते हैं कि परचेज क्या चीज़ करी है या बाई कैश करी है, थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन नरेशन में। ओके, चलो अब है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, जो कि है डेबिट और क्रेडिट का, कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें डेबिट होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें क्रेडिट होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं जो कि हम मेंटेन करते हैं हमारे अकाउंटेंसी की बुक्स में। 3 अकाउंट्स कौन कौन से हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल से क्या समझ में आ रहा है, किसका अकाउंट है, ये कोई पर्सन का अकाउंट है, ठीक है, तो ये कौन सा अकाउंट है, ये एक अकाउंट है पर्सन का। और दूसरा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में पता है क्या चीज़ें आती हैं, असेट्स, जितनी भी असेट्स होंगी वो सारी चीज़ें, सेट से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें होंगी सारी की सारी किसमें आएंगी, रियल अकाउंट में आएंगी। और तीसरा जो हमारा है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, हमारे एक्सपेंसेस आते हैं और हमारी इनकम्स आती हैं। क्लियर? पर्सनल अकाउंट में क्या आएंगी, पर्सन्स आएंगे, रियल अकाउंट में क्या आएंगी, असेट्स से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस और इनकम्स आएंगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं इनका रूल। इनका रूल क्या कहता है, पर्सनल का सबसे पहले वो कह रहा है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मीन्स डेबिट किसको करेंगे, जो कि रिसीव करेगा चीज़ें। जैसे सपोज मैं हूँ लाइक आई एम पर्सन एंड आई हैव सोल्ड, मैंने कुछ चीज़ें सेल करी हैं, किसको, राम लाल को। क्या है, मैंने कुछ चीज़ें क्या करी हैं, राम लाल को सेल करी हैं। आई हैव सोल्ड सम थिंग्स टू राम लाल।
सेल करी है उसको, तो रिसीव कौन कर रहा है? मैं रिसीव कर रही हूँ क्या? नहीं, रिसीव कौन कर रहा है? रामलाल रिसीव कर रहा है, तो डेबिट का कौन होगा? रामलाल डेबिट होगा। ठीक है। और अगर मैं अपनी बुक्स की बात करूँगी, जैसे मैं हूँ, अगर मैंने परचेज़ करी हैं चीज़ें, ठीक है, तो मैं क्या हूँ? पर्सन हूँ। अगर मैं एंट्री करूँगी तो मैं क्या है? आई विल बी डेबिटेड बिकॉज मुझे रिसीव हो रही हैं चीज़ें। क्लियर? तो अगर हम पर्सनल अकाउंट में एंट्री डाल रहे हैं, पर्सनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट कौन होगा? रिसीवर होगा, जो कि रिसीव कर रहा है चीज़ें, और क्रेडिट कौन होगा? जो कि दे रहा है चीज़ें। उसके बाद बात करेंगे रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट कौन से हो गए? असेट्स हो गई। डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब हमारे असेट्स, जो कोई भी चीज़ें असेट्स से रिलेटेड आ रही हैं हमारे पास, हमारे बिजनेस के अंदर आ रही हैं, उनको हम डेबिट करेंगे। अगर कोई चीज़ हमारे बिजनेस के बाहर जा रही है, उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। हमने जैसे लैंड बिल्डिंग खरीदी है, तो वो क्या है? हमारे पास आ रही है ना, दैट इज कमिंग इन टू द बिजनेस, तो दैट विल बी डेबिटेड। अगर कोई वही लैंड एंड मशीनरी कोई हम लोग बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग दैट लैंड एंड मशीनरी, तो वो बिजनेस के बाहर जा रही है, तो दैट विल बी क्रेडिटेड। थर्ड बात करेंगे हम नॉमिनल अकाउंट्स की। नॉमिनल अकाउंट्स में मैंने क्या बताया था? एक्सपेंसेस होंगे, इनकम्स होंगी। तो डेबिट क्या चीज़ें होंगी? जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं और जो हमें घाटे हो गई हैं, जो हमारे लॉस हैं, the losses as well as the expenses will be debited, उनको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो क्रेडिट क्या होगी? क्रेडिट होगी हमारी इनकम, जितना भी पैसा हमारे पास आया है, जितना भी प्रॉफिट हमें मिला है, वो क्या होगा? हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है। इसकी एंट्रीज तभी करने का मज़ा आएगा और तभी जाके आपको करनी आएंगे, जब तक ये रूल अच्छे से टिप्स पे याद नहीं होगा कि एक एक सेकंड में आप बताएं कि अच्छा चलो बताओ, अगर जैसे मैंने लैंड एंड मशीनरी खरीदी है, तो वो लैंड एंड मशीनरी क्या है? रियल अकाउंट में आएगी, बिकॉज दैट इज एन असेट। और रियल अकाउंट का क्या होता है रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट क्या है? जिसमें एक्सपेंसेस हैं, हमारे खर्चे हैं, कोई इनकम है, कोई सैलरी आ रही है हमारी, या फिर क्या हो रहा है, हम कोई बिल पे कर रहे हैं, वो एक्सपेंस है हमारा, तो वो क्या होगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर? ये है हमारा गोल्डन रूल, जिसके ऊपर हमने एंट्रीज करनी है। इससे पहले हम इसी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड हम कुछ MCQs कर लेते हैं। ओके, ये है हमारा फर्स्ट MCQ, दैट अ जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? बताओ क्या कहते हैं जर्नल को? मैंने अभी बताया था, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट वन, दैट द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नोन एज जर्नल। तो हमने बाकियों में फंसना ही नहीं है, बिजनेस है क्या, रिकॉर्ड है या फाइनेंशियल है, हमें पता है कि जर्नल एंट्री इसको हम क्या कहते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्या है? जर्नल एंट्री दैट इन्वॉल्व्स मोर दैन 2 अकाउंट्स। ये मैंने अभी ही करवाया था आपको, जब मैं बता रही थी ना कि किस किस तरीके से स्टाइल क्या है जर्नल एंट्रीज करने का। रेक्टिफाई करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। तो ये है कि जर्नल एंट्री जो कि इन्वॉल्व करती है 2 से ज़्यादा अकाउंट्स, दो से ज़्यादा अकाउंट्स जब हम ऐड कर देते हैं एक ट्रांजैक्शन के अंदर जर्नल एंट्री में, वो कौन सी होगी? डबल एंट्री होगी? नो, दैट विल बी नोन एज कंपाउंड एंट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट है अ रिटन एक्सप्लेनेशन बिलो ईच जर्नल एंट्री। ये अभी हमने किया था ना, याद है? अभी मैं करवा रही थी आप लोगों को, जब मैंने आपको क्या दिखाया था? परफॉर्मेंस दिखाया था, फॉर्मेट चेक करवाया था। तब हमने क्या देखा था? जहाँ पे डेबिट हो रहा था, फिर नीचे क्रेडिट हो रहा था, फिर उसके नीचे ब्रैकेट में क्या गिवन था? नरेशन गिवन थी, वो उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए कि एंट्री किस चीज़ की है, वो रिटन एक्सप्लेनेशन क्या थी? दैट वाज नोन एज नरेशन। क्लियरली लिखा था वहाँ पर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्या है? द डिस्काउंट विच इज़ कैलकुलेटेड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई डिस्काउंट का, क्लियरली समझ लो। एक तो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा हमारा कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट। 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं जो कि हम अकाउंटेंसी में करते हैं। क्या है? ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। देखिए, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट होता है गुड्स के ऊपर। ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? गुड्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जो हमारा
कैश डिस्काउंट होता है वो किस पे किया जाता है, वो इनवॉइस प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। समझ रहे हो बात? एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि ट्रेड और कैश डिस्काउंट। देखो ये है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और इधर है हमारा कैश डिस्काउंट। ओके, तो ये कर रहे हैं हम दोनों डिस्काउंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कि ये क्या है, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो किस पे होगा, कैटलॉग प्राइस पे होगा, ठीक है, या इसको कह देते हैं हम लिस्ट प्राइस पे होगा, ठीक है। ये उस पे चार्ज करते हैं हम लोग, मतलब देते हैं हम लोग, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। और जो कैश डिस्काउंट है वो हम देते हैं इनवॉइस प्राइस के ऊपर। ये ना की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं ये, जिससे पता लगेगा आपको जब आपके एमसीक्यू में आ जाएगा ना, तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना। ये चीज़ें जहाँ पे कैटलॉग या फिर लिस्ट लिख के आ गया ना, वो मतलब कौन सा डिस्काउंट है, वो ट्रेड डिस्काउंट है। जहाँ पर इनवॉइस आ गया प्राइस, वो कौन सा है, कैश डिस्काउंट है। अब देखो, अब मैं बताती हूँ कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं पहले ट्रेड का। ट्रेड डिस्काउंट का क्या एग्जांपल है, सपोज कहा गया है एक मॉल में, कोई शोरूम में कह दो कि जो भी होलसेल या होलसेलर जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वॉल्यूम में या मैक्सिमम गुड्स जो उठाएगा ना, जितनी ज़्यादा गुड्स खरीदेगा तो उसको मैक्सिमम हम लोग कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे, 30%। ये किस पे हो गया, ये गुड्स के ऊपर हो गया ना ये डिस्काउंट की, मतलब कितनी गुड्स उठा रहे हैं हम, कितनी गुड्स ले रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था ना, गुड्स के मीन्स गुड्स के ऊपर हो जाएगा कि कितने गुड्स कलेक्ट कर रहा है जो जिसने भी खरीदने हैं। जितना ज़्यादा आप कैपेसिटी लोगे, जितना ज़्यादा वॉल्यूम आप खरीदोगे, उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो उस पर ट्रेड डिस्काउंट 30। अगर जो उससे कम, जो सेकेंड नंबर पर मैक्सिमम खरीदेगा, उसको हम 20% दे देंगे, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ डिस्काउंट, ये होगा आपका कैटलॉग या फिर लिस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है, उसको कहेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट हमें पता है, जैसे हम लोग जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, जब हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी जैसे शोरूम्स होते हैं ना, वहाँ पे इसका एग्जांपल है, सपोज कि एक कंपनी ने जैसे सामान सेल किया है, कस्टमर ने सामान ख़रीदा, तो कस्टमर कह रहा है कि वो पेमेंट 20 डेज़ में कर देगा इसकी, जो भी उसने सामान ख़रीदा है, परचेज़ किया है। बट कंपनी उसको कहती है कि अगर वो 10 दिन में पैसे दे देगा तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। वो डिस्काउंट कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट, मीन्स पेमेंट के ऊपर, कि अगर वो पैसे जल्दी दे देगा तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर वो 5 दिन में दे देगा तो उसको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली इन दोनों का मेन मोटिव क्या है, जैसे डिफरेंस के बेसिस पे हम देखें तो ट्रेड डिस्काउंट का क्या मोटिव है, ट्रेड डिस्काउंट का मोटिव है कि जो भी सामान खरीदा जाए वो किस में ख़रीदा जाए, वो बल्क में ख़रीदा जाए, ठीक है। लेकिन बट उसका क्या, ये बल्क में ख़रीदा जाए। लेकिन पर जो हमारा कैश डिस्काउंट का मोटिव होता है, कैश डिस्काउंट का मोटिव होता है कि जो पेमेंट है, मींस जो कैश है, जो पैसे हैं, वो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएं। ट्रेड डिस्काउंट का क्या मोटिव होता है कि बल्क में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदा जाए, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए हमारे सामान की, जो भी हम बेच रहे हैं, और इसीलिए गुड्स के ऊपर होता है ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन पर कैश डिस्काउंट किस पे होता है, वो पैसों के ऊपर होता है, ताकि जो पेमेंट है वो जल्दी से जल्दी हमें रिसीव हो जाए। ओके, तो अब हम करते हैं, क्या कह रहा है ये कि द डिस्काउंट विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस, ये आ गया ना कीवर्ड। हमने क्या किया था, लिस्ट प्राइस किया था, और एक कौन सा था, कैटलॉग प्राइस। ये किस में था, कैटलॉग और लिस्ट प्राइस, ये था ट्रेड डिस्काउंट में। और जो हमने कैश डिस्काउंट किया था उसमें कौन सा था, इनवॉइस प्राइस था। तो अभी क्या कह रहे हैं कि द डिस्काउंट विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड, लिस्ट प्राइस वाले पे जिसको डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है, नहीं, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। और अगर यहाँ पे होता कि कैश डिस्काउंट किसको कहते हैं, वो किस पे प्रोवाइड होता है, कैश डिस्काउंट प्रोवाइड होता है, दैट इज प्रोवाइडेड ऑन द इनवॉइस प्राइस। क्लियर?
तो चलिए आज की क्लास हमारी होती है ओवर। तो अब जो भी हमने किया है आज का रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से, और फिर उसके बाद कल हम करेंगे जर्नल एंट्रीज़।